हेलो माय लाफिंग बुद्धास। आज हम खुलकर बात करेंगे और खूब हंसेंगे। तो शुरू करती हूँ एक जोक से। एक बार एक लेडी एक सकाइट्रिस्ट के पास गई। उसने कहा, डॉक्टर मेरी प्लीज़ हेल्प कीजिए, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दीजिए। सकाइट्रिस्ट ने पूछा, क्या हुआ उन्हें? तो लेडी बोली, कल वो कह रहे थे कि सारे कुत्ते रोड पर आ गए थे और छतरियाँ लेकर चल रहे थे। तो इस पर सकाइट्रिस्ट ने जवाब दिया, अरे आपको याद नहीं कल कितनी बारिश हुई थी? ठीक है बाबा, मैं जानती हूँ कि मेरा जोक बकवास है, लेकिन आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनके पास हंसाने के और उसी हंसी को एनालाइज करने के दसियों तरीके हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर मनन ठकरार से, जिन्होंने यूके से एमआरसी इन सकाइट्री की है और अब वहीं प्रैक्टिस करते हैं। मनन इंडिया के यंगेस्ट डॉक्टर हैं जिन्होंने टेड टॉक्स में पार्ट लिया है और 4 टाइम्स टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं। साथ ही ये दिव्य भास्कर और नौबत न्यूज़पेपर्स के लिए वीकली कॉलम्स लिखते हैं और सबसे खास बात, ये स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। तो चलिए हंसी की दुनिया में घूम कर आते हैं डॉक्टर मनन के साथ। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। हेलो डॉक्टर मनन, थैंक यू फॉर बीइंग Hi, हियर। thank you for having me. I've heard really good things आपके podcast के बारे में and it is an absolute honor and a privilege to be with you. ओह, थैंक यू सो मच। मेरे और मेरे लिसनर्स की तरफ से एक वार्म वेलकम। Thank you so much. डॉक्टर मनन, I'd like to know सबसे पहले कि आप सकाइट्री जैसे सीरियस प्रोफेशन में होकर स्टैंड अप कॉमेडी कैसे करने लगे? I think मैंने stand up start किया जब मैं अभी भी internship में था। तो MBBS की पढ़ाई जो होती है वो 5 साढ़े 5 साल की होती है और थोड़ी बोरिंग होती है, थोड़ी तो। राइट। I was very clear कि psychiatry करना है पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो इंटर्नशिप का जो साल होता है, इंटर्नशिप के बाद का जो साल होता है, वो एक साल ज़्यादातर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो है वो एक साल ड्रॉप लेते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी जो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है पोस्ट ग्रेजुएशन की वो स्टैंडर्डाइज्ड ऑल थ्रू द कंट्री एक ही एग्जाम है एंड यू आर competing with people who are working full time and competing with people who are studying fuल टाइम। तो इसलिए टू बी एबल टू हैव अ गुड रैंक आप एक साल ड्रॉप लेते ही हो, ज़्यादातर लोग लेते हैं। तो उस ड्रॉप वाले साल में जब दिन में 12-12 15-15 घंटे पढ़ाई करते थे एंड आई थिंक यू वुड अग्री विद द फैक्ट कि जो भी कंटेंट क्रिएटर होता है वो पहले सालों तक कंटेंट कंज्यूमर होता है। आप सालों तक कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप कंटेंट समझते हो, आपको वो कंटेंट अच्छा लगता है और इसलिए आप फिर यू स्टार्ट कनेक्टिंग दोज डॉट्स एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। आई डोंट नो कहाँ मैंने पढ़ा था, बट एक जगह पढ़ा था कि कोई भी नया कंटेंट नहीं है। काफी बार लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ये नया कंटेंट है, नहीं, कंटेंट यही है, बस उसको अलग तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, उसको अलग तरह से इवॉल्व किया जा रहा है, अलग लैंग्वेज में बोला जा रहा है, अलग पॉइंट्स डॉट क्रिएट किए जा रहे हैं। तो it just came out naturally. I met a really good friend of mine in a stand-up comedy night. I was suggested, जब मैं अहमदाबाद में पढ़ रहा था तो I was suggested कि आप जाओ एक बार देखो तो सही ओपन माइक नाइट में क्या होता है। और वहाँ पे I met a friend of mine, स्कूल फ्रेंड, और फिर हम दोनों ने और हमारे एक तीसरे फ्रेंड ने वी स्टार्टेड दिस थिंग कॉल्ड कॉमेडी जैम्स and we just picked up from there and we traveled, we did a lot of shows. It was like the summer of 69 हमारे लिए कि we had a band and we tried real hard. We did that for a couple of years and then Jimmy quit, Judy got married, so then it went on from there, you know. But yeah, it was a really good couple of years of my life and we created amazing memories in that time. So nice. And hopefully we'll get the band together one day again. Oh, I'm sure you will. Yeah. Because all good things they come around again, I feel. और at least कुछ तो उससे related आप कर ही लोगे बाद में. Yeah. Something Certainly hope so. will Yeah. work out again. Yeah. हम सब ने मॉर्निंग लाफ्टर क्लब्स देखे हैं जिसमें सुबह सुबह कई एजड लोग जोर जोर से हंसते हैं। तो क्या सच में लाफ्टर थेरेपी वर्क करती है? There are a lot of studies which have been done on this, essentially saying that और बहुत पहले भी ऐसा होता था कि जब because essentially you can fool the system.
जेम्स लैंगे करके एक साइकोलॉजिस्ट था बहुत सालों पहले. His हम्म. theory was that the reactions come first and the thoughts are a reaction to the actions, not the other way Okay. around. हम्म. अभी अगर आप देखो तो जो भी साइकोलॉजी या साइकाइट्री के कंसेप्ट्स है वो 3 चीजों के बारे में, CBT जो अपन बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर हम्म. थेरेपी, दे टॉक अबाउट 3 थिंग्स: थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स. माने अपने विचार, अपनी लागनी को क्या बोलते हैं, इमोशंस. अपने Emotions, विचार, you can अपने say. इमोशंस और अपना बिहेवियर या अपना वर्तन, ये 3 चीजों का साइकिल होता है. हम्म. And all our feelings and all our behaviors are just a manifestation of our thoughts. और जब भी थॉट्स और फीलिंग्स और बिहेवियर में डिसोनेंस होता है, डिस्पैरिटी होती है, तो वहां से फिर प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं. आप कितना भी पैथोलॉजिकल आपको लगे कि राइट या रॉन्ग लगे या सच या झूठ लगे, पर आपका जो थॉट है, आपकी फीलिंग्स और आपका बिहेवियर अगर एक लाइन में होगा तो you'd be a happy person, Right. not caring about what the world thinks then. बट जेम्स लैंगे की जो थियोरी थी वो उल्टी थी कि अपन जो बिहेव करते हैं वैसा अपन महसूस करते हैं. सो इफ you know pull this and keep yourself laughing, you'll feel happy. The other way around. A lot of laughter clubs are based on that theory. There is a little bit of truth to it कि because you can fool the system and because when you activate your laughter muscles and you activate those systems, you do get, it's the same theory based on which sensory relaxation, yeah, spa, all these things are based. They are just calming your nerves down and calming the brain down and then leading to passing of that feeling of catastrophe happening. So there is a little bit of truth or a little bit of merit to it, but आप ऐसा सोचो कि आप वो करके आप दवाई दे रहे हो पैरासीटामोल बुखार के लिए, आप इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर रहे हो. If you're worried about something, if there is a actual stressor in your life which is causing you to be worried, then just laughter therapy or just spa or just even medications is not going to solve it. The cognitive dissonance needs to be solved. अगर आपके दिमाग में कुछ है और आप बोल कुछ और रहे हो, तो मैं आपको कितना भी एंटी डिप्रेसेंट्स दूंगा, वो क्योर नहीं होगा. Like that song कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो. So if you're suppressing your feelings or the situation that you're going through, तो सिर्फ outer solutions work नहीं करेंगे. But at the same time, I think the outer informs the inner and the inner informs the outer. तो sometimes as a supportive measure वो काम कर सकते हैं, right? कहते हैं कि laughter is the best medicine. बट मैं एक साइकियाट्रिस्ट से जानना चाहूँगी कि इसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में विथ यूजिंग मोर लाफ्टर इन लाइफ. आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप लाफ्टर को यूज करो क्योंकि इट्स द एसेंस ऑफ लाइफ. एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ भी जो भी करते हैं, बीइंग इन अ प्रोफेशन, मेकिंग लाइफ चॉइसेस, बीइंग इन अ रिलेशन और नॉट बीइंग इन वन, all of these things are aimed at being happy at the end of the day. Laughing at the end of the day. हमारे जितने भी goals हैं, motivations है, जो भी हम करते हैं, sense of achievement, everything, every human behavior and every human thought is aimed at achieving a little more happiness. ये मैं ये कर लूँ तो मैं थोड़ा खुश हो जाऊँ या थोड़ी खुश हो जाऊँ. And hence it is very important कि आप खुश रहो, आप हंसो. जब भी आपको वो opportunity मिले तो keep that threshold थोड़ा low. ऐसा मत करो कि आप खुद को उतने हाई पेडिस्टल पे रखो कि अच्छा मैं तो इतना होगा तो ही मैं स्माइल दूंगा या स्माइल दूंगी. यू नो, इवन इफ यू हैव अ स्मॉल विन, allow yourself to enjoy, allow yourself to relish, which will lead to bigger heartbreaks as if and when things go wrong, because they will. जितना भी आप वेवलेंथ जितना ऊपर रखोगे उतना वेवलेंथ नीचे भी जाएगा. तो it's a thing that comes at a cost. But it is very important to sort of have that stability where जब मैं खुश होऊंगा तो मैं खुद को ये भी अलाउ करूंगा कि मैं खुश होऊंगा, और जब मैं दुखी होऊंगा तो दुखी होना भी उतना ही हेल्दी है. वो I don't want to suppress my grief when I'm feeling grief by using LSD or cocaine or cannabis and just put a halt to it, or find a band-aid solution to a situation which I know is panning out. एंड मैं ये कर लूंगा तो अभी के लिए ये हो जाएगा, तो फिर उसमें ज्यादा होगा. एक चीज जो बोलते हैं, बहुत ही बुरी एनालॉजी मैं बोलने वाला हूँ, बट आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट एनालॉजी टू एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन. आपने कुछ गंदा खा लिया है और आपको डायरिया हो रहा है, तो साइंस ये कहता है कि आप जाने दो, वो डायरिया होने दो, आप ब्लॉक मत कर दो. क्योंकि अगर आप ब्लॉक करोगे तो आपके इंटेस्टाइन सड़ जाएंगे अंदर से.
और ऐसा मत सोचो कि आपने जस्ट बिकॉज डायरिया ब्लॉक कर दिया है इसलिए आप क्योर हो गए हो। काफी लोग ऐसा सोचते हैं ट्रू। कि मैंने ये कर दिया ना इसलिए, but that is by no means, and this science is very well understood as far as physical health is concerned। हम्म। जहां तक फिजिकल हेल्थ का कंसर्न है, क्योंकि आप वो फूड देख सकते हो, जो हम्म। फूड जो इवेंचुअली बाहर आएगा या अंदर सड़ हम्म। जाएगा, वो आप एक्सरे से देख सकते हो, सीटी स्कैन से देख सकते हो, आप वो टिश्यू बाहर निकाल के टिश्यू को स्टडी कर सकते हो। ये सब चीजें आप क्वांटिफाई कर सकते हो, बट ब्रेन को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप थॉट्स को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। और आप एक लेवल के जो डिसीजन है उनके ऊपर दूसरी डिफेंस और तीसरी डिफेंस और चौथी डिफेंस बना लेते हो, एंड यू फाइंड अ वे टू लिव विथ योरसेल्फ। But the right way is to not suppress thoughts. Is to accept whatever comes, and don't try to put it into the definition. And we all have done that. मैंने भी किया है, आपने भी किया है, हम लोग सब, we're all learning. बिल्कुल। No one has, no one can say that we've mastered emotions and we still don't do it, or we won't do it 5 years down the line. We've all done it. But एक conscious effort उतना I feel करना बहुत जरूरी है कि we don't want to have sticking plasters. We want Right. to find long-term solutions, sustainable solutions, and we want to do what comes to us organically. जो सच, इतना सच है अंदर का, वो जब आप बोल दोगे डायरेक्टली, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस शॉर्ट टर्म में शायद बहुत बुरे होंगे, बट लॉन्ग टर्म में आपका मन साफ रहेगा, योर मेंटल हेल्थ विल बी मच मोर बेटर। ट्रू। आई कैन से इन माई केस मैंने ये चीज़ देखा है बिकॉज आई वॉज अ पीपल प्लीजर, या एंड पीपल प्लीजिंग के चक्कर में मैं आई वॉज जस्ट दैट येस सर पर्सन के मैं किसी की भी बात को टालती नहीं थी, बट समवेयर इनसाइड मैं कई बार अपनी विश या अपने डिज़ायर्स या मेरे नीड्स को सप्रेस करती थी। बट व्हेन आई स्टॉप डूइंग दैट, मैं जेन्युइनली हैप्पी हो गई। लोगों को लगता था ये बहुत स्वीट पर्सन है, हमेशा स्माइल करती रहती है, हंसती रहती है, बट इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड मैच कर रहे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका इनर वर्ल्ड में भी आप उतना ही कंटेंटेड फील करें जितना आउटर में दिख रहे हैं आप। या सो येस, आई टोटली एग्री विद दैट। एब्सोल्युटली। जब लाइफ की कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए या हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो हम क्रिटिसिज्म मोड या नेगेटिविटी में चले जाते हैं। ऐसे में कैसे लाइटन अप हो सकते हैं? क्या खुद पर हंसने की हैबिट भी हम क्रिएट कर सकते हैं? जब गलती हो जाए तो काफी लोग एक चीज नहीं करते हैं, और वो है ऑनेस्टली ओइंग अप टू द मिस्टेक। काफी लोग they're not able to gather the courage to do that, and it will take you a couple of very very big mistakes in your life to be able to realize, क्योंकि जब आप कोई गलती करते हो, बड़ी गलती करते हो या छोटी गलती करते हो, और जब आप ओन अप नहीं करते उस चीज के बारे में, तो आप देखोगे कि वो चीज आपके लाइफ में तब तक एक इश्यू बनता रहेगा जब तक आप उसका ओनरशिप नहीं लेते। It will color your life, it will color your decisions, it will color your happiness till the point where you don't take ownership of the mistake. And it is very very important कि you have the guts and the courage, because it's not easy. It is the toughest thing in the world to take ownership of a mistake, especially because you know deep down that it is wrong. वो आपने किसी इंसान के साथ गलत किया है, या खुद के साथ गलत किया है, या काम में गलत किया है। तो looking at the eye of the person and telling them that yes, I screwed up, मैंने ये गलती की, that is the first step to being happy. And जब तक आप वो नहीं करोगे, आप अपने आप को बोलते रहोगे कि नहीं यार, ये तो उसने भी मेरे साथ ऐसा किया था, ये भी वैसा ही था, कोई अच्छा नहीं है, उन सब के साथ आपको नहीं जीना है। आपको you don't have to live with the conscience of the other person, you have to live with your own conscience. और आपको पता है कि आपने गलती की है, और जितना भी डिफिकल्ट लगे, जब तक आप वो कर नहीं लोगे, जब तक आपको वो कैथार्सिस साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, या एब्रिएक्शन साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, जब तक आपको वो नहीं मिलेगा, तब तक वो चीज आपके दिमाग में रह के सड़ता रहेगा और बाकी के दिमाग को भी सड़ाता रहेगा, और तब तक वो चीज आपके डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करेगी। आप जो भी डिसीजंस लोगे लाइफ में, तब तक जब तक आपने वो नहीं किया है, वो उसी चीज से कलर्ड होंगे, उसी एक्सपीरियंस से, उसी गिल्ट से, उसी नेगेटिविटी से, और उसी प्रेजुडिस से भी, क्योंकि आपके दिमाग में एक अनरीजनेबल प्रेजुडिस बन जाएगा रिलेटेड टू दैट मिस्टेक, बिकॉज यू विल ट्राई टू कीप जस्टिफाइंग इट। हम जस्टिफाई करते रहते हैं। ट्राई करेगा कि मैं ये गलती को जस्टिफाई करूं, मैं सच बोलूं,
मैं ऐसा बोलूँ कि भाई उसने भी मेरे साथ ऐसा किया था या ये भी हुआ था या वर्क प्लेस पे बहुत पॉलिटिक्स थे इसलिए मैंने ये किया। बट आपको क्यों लग रहा है कि आपने गलती की? क्योंकि आपने गलती की। समवेयर और जब अंदर से तो आप पता है अंदर से तो पता है और हम और उस जब अंदर स्टोरीज से से आप कवर अप कर रहे हैं, अपने कर आप को रहे हैं, अलग अलग स्टोरीज बना के दे रहे हैं कि अच्छा उसने हाँ, ऐसा किया था और तो क्या हुआ, सो व्हाट आई एम डूइंग इज जस्टिफाइड, हाँ, राइट? इस टाइप हाँ। की स्टोरीज और हम या कोई सिचुएशन में हम अपने आप भी अजम्पशंस भी बना लेते हैं। या या और होगा शायद, होगा, जस्टिफाइड भी होगा, कोई कारण था कि आपने जो किया वो किया, उससे आप हम्म बुरे इंसान नहीं बन जाते। हम्म वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी गलती आप नहीं हो। एग्जैक्टली। बट ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अचीवमेंट्स भी आप नहीं हो। हम्म क्योंकि जो इंसान अपनी अचीवमेंट्स के लिए और अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ओनरशिप ले लेता है, वो अपनी हम्म गलतियों के लिए अपनी ओनरशिप नहीं ले सकता है। ट्रू। क्योंकि वो खुद को उतने हाई पेडेस्टल पे मानता है कि हम्म मैं ये हूँ और इसलिए मैं अपनी गलतियों की ओनरशिप कैसे लूँ? मैं तो ये हूँ। मैं हम्म वो मनन हूँ जो कोई गलती करता ही नहीं है, जो लाइफ में सक्सेसफुल है और जो लाइफ में बहुत कॉकी है, यू नो। हम्म तो ये मनन कैसे गलती कर सकता है? नहीं, राइट। वो सक्सेस भी तेरी नहीं थी हम्म और ये गलती भी तेरी नहीं है। या तो दोनों तेरी है या तो दोनों तेरी नहीं है। और अगर या तो दोनों तेरी है तो टेक ओनरशिप ऑफ दैट मिस्टेक। हम्म Say that you screwed up and be modest enough in success and failure to say that there were 1,000 factors at play. I did my best. I हम्म did what जो मेरे को ऑर्गेनिकली जो आया उस मोमेंट में वो मैंने किया। उससे मेरे हम्म को सक्सेस मिला तो आई एम हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु प्लेड अ पार्ट इन इट। एंड अगर गलती हुई तो आई एम सॉरी फॉर इट। हम्म And that doesn't make me a bad person. I don't need to go into depression or a delusion of guilt because of हम्म that. But I do need to definitely need to take ownership of it and say that yes, I screwed up. और ये वो होगा उसी के बाद का स्टेज होगा कि आप देन यू मूव ऑन फ्रॉम दैट मिस्टेक। मिस्टेक्स आप करने ही वाले हैं, हम सब करने वाले हैं, कोई किसी ने नहीं किया। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि छोटी बड़ी करेंगे, बड़ी बड़ी करेंगे, बहुत बड़ी मिस्टेक्स करने वाले हैं हम लोग। ट्रू। और ऐसी मिस्टेक्स करने वाले हैं कि जो जस्टिफाई नहीं हो सकती किसी की आंखों में, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट खुद की आंखों में। हम्म और इसलिए जब वो मिस्टेक हो गई, आपको एक बार पता चल गया कि ओ यस मैंने ये मिस्टेक की है, फिर आपको जितना भी गलत लगे और वो मिस्टेक दुनिया की नजरों में गलत हो या दुनिया की नजरों में सही हो, काफी बार आप ऐसी चीज करोगे जो आपका दिल जानता है कि मिस्टेक है, पर दुनिया की नजरों में बहुत सही कर रहे हो आप बहुत अल्ट्रुइस्टिक चीज कर रहे हो, आप बहुत, राइट। जैसे काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो घर पे पैसे कम है, घर पे लोग भूखे मर रहे हैं पर बाहर जाके दान करवाते हैं। तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फैमिली की है, उससे भी ज्यादा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। अगर मैं खुद की हैप्पीनेस पे फोकस नहीं करूंगा तो मैं किसी को हैप्पी नहीं रख पाऊंगा, इवन उस इंसान को जिसके लिए मैंने ये सब सैक्रिफाइसेस किए। इट इज अनफेयर टू एवरीवन। राइट। So when you know that you've done something wrong, be it wrong in the eyes of the society or right in the eyes of the society, it is very important to accept that yes, this is wrong, and to try your best to correct it, because otherwise it'll lead to more dire consequences. It will not settle down. I promise you, it will not settle down. I promise you, you will not forget it. I promise you, the other person will not forget it. You will have to take ownership, do your mends, right your wrongs, and only then you'll be able to move on from that. मनन, मुझे ऐसा लगता है इवन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अदरवाइज कि हम सब गुड पर्सन बैड पर्सन नैरेटिव में एंड अपने आप को जैसे कोई भी एक इमेज या एक इवेंट से काफ़ी हद तक एसोसिएट करके अपने आप को जज करते हैं या दूसरों को भी जज करते हैं एंड हम स्लॉट कर देते हैं अपने आप को भी या दूसरे को भी। शायद इसीलिए भी हम नेगेटिव्स का ओनरशिप लेने में थोड़ा सा पीछे हटते हैं। इट इज़ ईजी फॉर एवरीवन कि कुछ भी पॉजिटिव है लाइफ में उसका ओनरशिप ले लें, लेकिन कोई मिस्टेक है या कोई भी और नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका कोई लेना नहीं चाहता। हमने एक चीज़ कहाँ से सीख टू स्लॉट आवरसेल्व्स इनटू दिस गुड पर्सन बैड पर्सन, या एक मिस्टेक हो जाए तो यू आर अ फेलियर इन लाइफ, या एक मिस्टेक हो जाए तो कैसे हो गई मिस्टेक, मैं तो उस पेडेस्टल पे था। तो ये कहाँ से आया ये चीज़? आई थिंक ये चीज थोड़ा डिफाइनिंग थिंग्स एज राइट एंड रॉन्ग से आया है। ये एक हिपोक्रेसी है अपनी
सोसाइटी में या अपनी दुनिया में कि जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, ये वर्चूज, मॉरल्स, डेफिनेशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, देन देयर देयर फॉर अ रीजन। आई एम नॉट सेइंग कि इमोरल चीजें जस्टिफाइड है या किसी के साथ बुरा करना जस्टिफाइड है। एट द सेम टाइम उसको पाप और पुण्य कहना भी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये सब इंसान ही करते हैं। वी आर ऑल ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे, और हम लोग ही करते हैं। ये पाप भी हम ही लोग करते हैं, पुण्य भी हम ही लोग करते हैं। एंड यस, यू शुड बी एनकरेज्ड एंड देयर शुड बी इंसेंटिवाइजेशन टू डू द राइट थिंग, ऑफ कोर्स देयर शुड, बट डजंट मीन दैट वी डोंट डू रॉन्ग थिंग्स, डजंट मीन दैट अपने से गलती नहीं होगी, डजंट मीन कि अपने से रॉन्ग नहीं होगा। और इसलिए ये जो एक स्ट्रॉन्ग पेडिस्टल पे हम खुद को रखते हैं काफी बार कि ओह नहीं, आई नीड टू, ये करना ही पड़ेगा मुझे, और अगर ये कर लिया तो मैंने इररिपेरेबल लॉस कर लिया, अनफॉरगिवेबल गलती कर दी, दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया, अब इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नो, आप दुनिया की हिस्ट्री में जाके पढ़िए तो काफी लोगों ने आपने जो किया है उससे काफी ज्यादा बुरा और काफी बड़े स्केल पे बुरा किया है, और फिर भी उनको जीने का उतना ही हक है जितना आपको है, और जितना जिसके साथ बुरा हुआ है उसको भी है। तो हाँ, देयर शुड बी अ मॉरल कंपस which is an archetype, जैसे अपन बात कर रहे थे before we started off, that there is a archetype, but then the beauty of our religion and our culture is that there are so many archetypes. अगर आप हमारी माइथोलॉजी में जाके देखें तो इतने सारे आर्किटाइप्स हैं। आप शिव को भी देख सकते हो, आप कृष्ण को भी देख सकते हो, आप राम को भी देख सकते हो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम को देख सकते हो, और आप पूर्ण पुरुषोत्तम को देख सकते हो। तो आपको एक एक्सप्लेनेशन, एक जो डिफेंस आपको क्रिएट करना है आपकी एक्शंस के अराउंड, वो अगर आपका दिल साफ होगा तो आपको कोई ना कोई आर्केटाइप मिल ही जाएगा जिसके पास आप जा सकते हो टू से कि हाँ यार, आपने भी तो ये किया था। राइट, वही जैसे हम कैसे स्लॉट कर देते कि राम यानी भगवान, एंड यू नो द डूअर ऑफ नथिंग रॉन्ग, एंड रावण यानी राक्षस, द डूअर ऑफ एवरीथिंग रॉन्ग। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम बात करते हैं कई बार, फिर भी इन आर माइंड एंड इन आर फीलिंग्स हम भूल जाते हैं कि राम भगवान भी वही थे जिन्होंने सीता को निकाल दिया, और रावण भी वही था जिसने इतने सालों तक शिव की भक्ति की। Right, so there are nuances and layers to everyone. Yeah. When we are growing up, it is very important probably to have that duality of right and wrong, because जब आप छोटे होते हो तो either that or your father or your mother will tell you कि ये चीज तो एक बार 20 साल का हो जाएगा या 25 साल का हो जाएगा तब मैं तेरे को समझाऊंगा। I can't give you an explanation right now. They'll have to take those bails, because some things you'll understand only with life and growing up. Yeah, there is layers, and one realizes as one grows that there is only gray, no black and white. Black and white जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान सही नहीं है, कोई भी इंसान बुरा नहीं है, कोई ब्लैक नहीं है, कोई व्हाइट नहीं है, जो भी है वो ग्रे है। सब लोग ने गलती की है, सब लोग गलती करते हैं, and we're all here for a short span of 70-80 years. I'm there for a little longer. That's what I keep telling myself. Self-fulfilling prophecy. ओशो बोलते थे ना कि आप कर करके क्या कर लोगे। He's in today's day and age, and as controversial as this is to say and sound, in today's day and age, if you look at, आप उनका गीता दर्शन अगर आप पढ़ो, I've been reading that since the last few days, and I'm reading the Bhagavad Gita through 3 different sources. I'm reading Devdutt Patnaik, I'm reading the Gita as it is by Sri Prabhupada, and I'm reading Gita Darshan by Osho. And अगर आप वो पढ़ो तो आप ये चीज देखोगे कि आप कर करके क्या गलती कर सकते हो। क्या करोगे आप? कराओ, चलो, do that mistake that you think that you are going, and then let's see where it goes from there. तो वही है कि कर करके क्या करोगे, गलती कर करके कितनी बड़ी करोगे, और उसके बाद एक बार ओनरशिप ले लो तो आपको भी मूव ऑन करने का तो हक है ना। राइट, आई मीन जैसे एक्चुअली मतलब आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कैंसिल कल्चर पर भी, जैसे सिंगापुर इज ट्राइंग टू ब्रिंग सम लॉ ऑन कैंसिल कल्चर, क्योंकि आप कैसे किसी इंसान को या इंस्टीट्यूशन को या व्हाटएवर एक हैपनिंग से आप उसको कंप्लीटली रूल आउट कैसे कर सकते हो, राइट। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन भी कुछ हद तक उस पर ही है कि ग्रे एरियाज पर, जैसे
हम में से कई लोगों को वो इंसिडेंट पता होगा जब लास्ट ईयर ऑस्कर्स में विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को उसकी वाइफ पर जोक क्रैक करने के लिए थप्पड़ मारा था। Yeah. ऐसा क्यों होता है कि कोई वही बात को इजीली ले लेता है और कोई खुद पर किए हुए कमेंट या जोक को एक्सेप्ट नहीं कर पाता? ऐसे में कैसे समझ आए कि क्या बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड टेकिंग योरसेल्फ टू सीरियसली की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? वो लाइन सबके लिए अलग होगी ना, हम्म और देयर इज ऑलवेज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। हम्म आज से पहले हमने ये कंट्रोवर्सी तब बन गई जब विल स्मिथ ने क्लैप किया क्रिस रॉक को, हम्म बट उसके पहले के उन दोनों के डायनामिक्स क्या थे, उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई है, उन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशंस हुए हैं। ज़्यादातर जो ऑस्कर की स्पीचेस होती है उसमें जिन जिन भी लोगों का मेंशन होता है, इट इज़ वेरी वेल रिहर्स्ड एंड इट इज़ वेरी वेल डिक्लेयर्ड. These are events that are planned for months and months in advance, and every word spoken on stage has been orchestrated. So what led to that snap? We're not saying that it was orchestrated, the slap was orchestrated, because that's not something that would happen in the Oscars. They don't need that to happen. But what led to that snapping? And there's just always much more than what meets the eye in a situation like that, कि उन लोगों के बीच में क्या इंटरेक्शन रहे होंगे, विल स्मिथ और उसकी वाइफ के बीच में क्या इंटरेक्शन रहे होंगे, क्या क्रिस रॉक और विल स्मिथ की वाइफ के बीच में कुछ इंटरेक्शन रहे होंगे इन द पास्ट, एंड द वे क्रिस रॉक रिएक्टेड टू इट, इनफैक्ट उसकी जो नेटफ्लिक्स स्पेशल आया था उसके बाद आफ्टर द ऑस्कर्स, he's reacted beautifully and very gracefully to the whole situation. And that is what a real man does. Ki even Will Smith, in all honesty, even Will Smith expressed apologies and he said so it was a mistake, and he took ownership of it. Chris Rock reacted very gracefully to him taking ownership of it, because these are both people who are successful, who've done things in life, and when you do things in life you know that you screw up. They don't want to take the spotlight of all the good work that both of them are doing in their individual fields. वो लोग बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही काम करके, बहुत ही लगन से वो लोग जहाँ पे पहुंचे वहाँ पे पहुंचे, और इसलिए उन लोगों को पता है कि आज अगर हम दोनों झगड़ेंगे तो दुनिया के लिए तमाशा ही होगा और दुनिया को 5 मिनट 10 मिनट मजा आएगा, और हमारी जो मेहनत है वो कम्प्लीटली ओवरशैडो हो जाएगी. तो उन दोनों को ये विजडम है कि इस चीज में ज्यादा से ज्यादा वो आग में घी डालने की कोई जरूरत नहीं है. द सेम थिंग विच थोड़े साल पहले शाहरुख और सलमान की फाइट में, अगर आपको याद हो तो, सब जगह, एवरी टैबलॉइड, एवरी न्यूज़पेपर, एवरी इंटरव्यू, इट वाज द सेम थिंग. बोथ ऑफ देम इवेंचुअली रियलाइज्ड कि नहीं, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दिस, गोइंग ऑन विद इट, या, बिकॉज़ इट्स नॉट सस्टेनेबल. एक्चुअली आई थिंक यही बात है कि कुछ हो भी गया तो क्या, दैट इज नॉट द डिफाइनिंग थिंग, जो एक पूरे इंसान को डिफाइन करे. वो एक इंसिडेंट नहीं हो सकता या कोई एक सिचुएशन नहीं हो सकती. बट इवन देन, इन नॉर्मल बैलेंस, हाउ डू यू डिसाइड, जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हो तो किसी के साथ मजाक किया तो कहीं पर वो इशू बन जाता है और कहीं पर इट इज जस्ट टेकन एज अ जोक. तो ये हमें कैसे पता चले कि किसके साथ कैसे बिहेव करें? आई थिंक every person reacts differently to a different person as well. हमारी individual chemistries और सबकी individual chemistries अलग-अलग इंसानों के साथ अलग-अलग होती है, and that's what makes us beautiful. That's what makes us human. The fact that we can be the husband for someone and the friend for someone and the son for someone and the father for someone else is 4 different sides to that person as well. And in each individual dynamic is very different. You see that a father is very different to the daughter than he is to the mother. As a husband and as a father, the same man is a very different person altogether. Same with a mother and a wife. And hence it's very important to embrace that. To accept yourself for the person that you are. And wait and identify. Sometimes क्या होता है कि हम लोग थोड़ी जल्दी कर देते हैं काफी चीजों में. समय को वक्त दो. अगर आप किसी नए इंसान को मिले हो, उससे आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके साथ बातें कर रहे हो, तो देखो, आप गॉज करो कि व्हाट इज द लिमिट, व्हाट इज द सिचुएशन, आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, और वो एक बार आपको रेसिप्रोकेशन उस चीज का मिले, कितना मिलता है, नहीं मिलता है, बेस्ड ऑन दैट. और उसमें ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी शॉर्ट सर्किट्स, there are going to be problems, there are going to be short circuits, there are going to be fires.
and there are Right. going to be rains, Yeah. because that's how it is, Hmm. and that's the beauty of it. Not every human interaction, हम लोग AI तो है नहीं कि Hmm. एक दूसरे के साथ and on a perfect wavelength we can talk, and on a perfect wavelength the AI can respond to नहीं, us. AI भी परफेक्ट नहीं है। AI भी perfect नहीं है, अब तो हमने वो देख लिया कि AI भी झूठ बोलता है। अच्छा। हाँ, 4 डिफरेंट AIs को आप पूछो कि कौन सा बेस्ट कैमरा फोन है, तो गूगल का AI जो है वो गूगल के फोन को बेस्ट बोलेगा। तो वही चीज है कि एट द एंड ऑफ द डे 24 कैरेट गोल्ड जैसा इंसान में नहीं होता है। सब में 2 कैरेट कुछ ना कुछ तो होता ही है, एंड इट्स जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग विथ whom you are comfortable. राइट। मीन्स थ्रू ट्रायल एंड एरर एंड एक्सपीरियंसिंग। फुल That's प्रूफ the कुछ only way. नहीं होता है। कुछ नहीं होता राइट। है। क्या कल्चरल जोक्स या जैसे गे जोक्स या कोई भी पोटेंशियली वॉलेटाइल टॉपिक को पुट अक्रॉस करने का एक आसान तरीका है, या क्या सोशल हार्मनी में इसे यूज कर सकते हैं, या इससे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस ही बनती हैं मोस्टली? व्हाट इज मोर एक्सेप्टेबल? सो कॉमेडी या जोक्स का एक ऑलवेज जो रस है कॉमेडी का, हास्य रस हम्म। जिसको आप बोलते हो, या हम्म। जो आप कॉमेडी का जो मेन सोल है, is to say something inappropriate. ओके। Why do you laugh at something? Why do you laugh हम्म। at something? Laugh at something because it's a conversation which you never thought you would have. राइट। It's something that आप A B के बाद आप C आता है, but A B के बाद Z आया, हम्म। इसलिए आपको हंसी आई, क्योंकि हम्म। ये एक्सपेक्टेड नहीं था। इसी को आप पंच लाइन बोलते हो, कि हम्म। आप स्टोरी को इस जगह ले जा रहे थे और अचानक स्टोरी पलट गई, राइट। इसीलिए आपको हंसी आई। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ कॉमेडी, but at the same time comedy is always an art form which will always push the envelope. आप आज से 30 साल पहले देखो तो जॉर्ज कार्लिन देख लो, आप आज की लाइफ में देख लो तो आप डेव शपेल देख लो. These are all people who are doing very controversial jokes. But it's only these type of comics which help bring about a cultural revolution, because आप ये भी देखते हो कि अगर वो कंटेंट रिलेटेबल नहीं होता तो वो उतने फेमस ही नहीं होते. ट्रू. तो वो उतना कंटेंट कंज्यूम ही नहीं होता. उनका कंटेंट हेट ड्रिवन नहीं है. आप हेट ड्रिवन कंटेंट जो करते हो, आपका गोल क्या है? आपका एट द बॉटम ऑफ योर हार्ट, व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड अ जोक? व्हाट इज द कंटेंट बिहाइंड अ जोक? इज दैट अ प्रेजुडिस, or is that a negative comment, or is it just something which comes out of the need to create humor and push the envelope? And Dave Chappelle, if anyone hasn't seen him, is the epitome of saying inappropriate jokes but not getting offended. And I know he's also run into a lot of trouble, but I think at the end of the day it depends on where the joke is coming from and what is the intention behind it. एंड आप एक चीज देखोगे कि अगर वो नेगेटिविटी से आता है ना, चीप जोक्स आते हैं या रेसिस्ट जोक्स आते हैं या नेगेटिविटी, उसकी लाइफ भी नहीं है, वो इतने फनी नहीं होते. इवन इफ अगर आप एक राइट विंग, आप एक बहुत ही, चलो मैं इंडियन पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलता हूँ, अगर आप एक बहुत ही लेफ्ट विंग लिबरल हो, जिसको नरेंद्र मोदी या आरएसएस या बीजेपी जरा भी पसंद नहीं है, और आपका आप इसी कोई कॉमेडियन के शो में जाते हो जो कॉन्स्टेंटली उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, बट अगर आप देख रहे हो तो आपको भी हंसी नहीं आएगी. आप देख रहे हो कि ये कंटेंट नेगेटिविटी से ड्रिवन है, उसकी लाइफ नहीं है. प्रेजुडिस से ड्रिवन या नेगेटिविटी से ड्रिवन कंटेंट की लाइफ नहीं है. लाइफ उसी कंटेंट की है, लॉन्जेविटी उसी कंटेंट की है, और कनेक्ट उसी कंटेंट का है जो आपके अंदर से आता है. आप फिनोमिनन को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप किसी चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो, पर एक इंसान को क्रिटिसाइज करते रहने से ह्यूमर क्रिएट भी नहीं होगा. राइट. आई थिंक गुड कंटेंट इज ड्रिवन बाय ऑब्जर्वेशन एंड थॉट, और चीपर कंटेंट आई थिंक इट इज ड्रिवन बाय योर इमोशन. शायद ये फर्क है दोनों में. एज इन नेगेटिव इमोशंस, you want an outlet for that, so आप उसको यूज कर रहे हो in that way. हाँ, but that can also be good ना. वो जो नेगेटिव इमोशन है, जैसे आप KGF जैसे मूवीज देख लो, तो KGF जैसे मूवीज क्या है? वो आपके अंदर एक नेगेटिव जो इमोशन है उसका चैनलाइजेशन ही तो है. आप टायर्ड हो, you need a hero phenomenon. There's a lot of studies happening all over the globe as to why action movies have existed for so long. And why does it come in crescendos and decrescendos? 20-25 साल ऐसे आते हैं जब एक्शन मूवीज ज्यादा हिट होते हैं, ज्यादा जाते हैं,
20-25 साल ऐसे आते हैं जब लव स्टोरीज और रोम कॉम ज्यादा जाते हैं और ज्यादा हिट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? एंड इट हैज बीन नोटेड दैट इट इज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन दैट एक्शन मूवीज एक्शन सक्सीड, मूवीज। whereas during the time of upscale and a bright and nice economy, during the हम्म era of globalism, हम्म जब कार्ल मार्क्स का एरा था तब एक्शन हम्म मूवीज और रैम्बो ज्यादा सक्सीड कर रही थी। बट जब बिल क्लिंटन का एरा आया ग्लोबलिज्म का, द वर्ल्ड इज अ विलेज का, तो दैट वाज द राइट नाउ वी लिव इन एन एरा ऑफ राइट विंग स्ट्रॉन्ग मैन, be it our leader or be it Putin or be it Trump or whoever have you. We live in that era, and I think gradually we're moving to the next era. We're at a precipice where we're moving there. But अभी जो last decade आप अगर देखो तो वही था, and there's no refuting that. And it has always been that era is always accompanied by the age of heroes and action movies. तो आपके अंदर का जो नेगेटिव इमोशन है उसका भी एक अच्छा चैनलाइजेशन होके एक अच्छा कंटेंट बन ही सकता है। It just has to come from a place of honesty. And if it comes from a place of honesty and a place of wanting to pass on a good message, then it will connect. It will connect. I've seen it always connect. आई गेस वही इंटेंशन की बात है कि ऑनेस्टी मीन्स आपका इंटेंशन ऑनेस्ट हो, भले द टोन इज नेगेटिव और द टोन इज पॉजिटिव, बट अगर आपका इंटेंशन इज नॉट टू पुल डाउन समवन, then it will definitely, it brings across the message. Yeah, and at the same time we also see movies जिसमें कूट-कूट के देशभक्ति भरी है, बट आप देखते हो कि ये देशभक्ति इसीलिए भरी है क्योंकि देश को बेच के पैसे बना रहे हैं, देशभक्ति को बेच के पैसे बना रहे हैं। तो आप ये भी देखते हो, और वो मूवीज नहीं चल रहे हैं। वैसे मूवीज चल रहे हैं जिसमें देशभक्ति नहीं है या पार्शियली है, जैसे है, it is just masking the truth behind it. Yeah, and the beauty of any art form is, and I said this I think 5 or 6 years back once when I was on stage, it just came out naturally, is that when you're on stage, when you're on the spotlight, when you're in a movie or when you're in a dance performance or a comedy, any art form will bring out the honesty in you. Stage को पता चल जाता है कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। True. आप कितना भी फेक करना हो कर लो, आप कितना भी खुद को स्मार्ट समझ लो, आप कितना भी खुद को गुड एट योर क्राफ्ट समझ लो, अगर आप कोई जोक बोल रहे हो और आप उस जोक में बिलीव नहीं करते, इसीलिए प्लेजरिज्म इज अ मैसिव थिंग इन स्टैंड अप कॉमेडी। लॉट ऑफ पीपल फील कि उसने मेरा जोक चुरा लिया, उसने मेरा जोक चुरा लिया, बट वही जोक अगर आप करोगे तो बहुत फनी होगा क्योंकि वो आपका जोक है, बट वही जोक कोई और करेगा तो नहीं होगा क्योंकि वो आपका जोक ही नहीं, उसका खुद का जोक ही नहीं। इसलिए प्लेजरिज्म इज नॉट समथिंग व्हिच लीड्स टू अ लॉट ऑफ सक्सेस, and people who have plagiarized just get their own due eventually. And only agar they make it, even if they've maybe taken the concept, किसी ने कोई भी चीज़ का concept लिया है, जैसे बहुत लोगों ने उसी concept को अपना बनाकर फिर जब present किया है, that the core should be yours, I feel. तब मतलब भले the idea can like flit from one idea, butterfly flits from one person to another at times, same idea 5 people at times have the same idea at the same time, ये भी होता है, या आप किसी और से, जैसे there's a thin line ना between being inspired and plagiarism, तो वो thin line कैसे decide हो? Somewhere the core should be yours, I think. वो definitely deciding factor होता है, तो तब वो honesty से बाहर आता है। This is what I feel. Absolutely. बहुत बार किसी का मजाक उड़ाया जाता है, कभी लुक्स के बारे में, जैसे बॉडी शेमिंग में या कोई और तरीके से, और जब उस इंसान को गुस्सा आए तो उसे गिल्टी फील कराते हैं कि वो सहन नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो क्या ये एक टाइप का मैनिपुलेशन टूल है? क्या इम्पैक्ट हो सकता है किसी के साइके पर ऐसे एटमॉस्फेयर का? Of course, it is unfair and it is wrong to ridicule someone just based on their looks or just based on a superficial thing, and it will have a negative impact. हम लोग जैसे ट्विटर ट्रोल्स होते हैं तो वो सेलिब्रिटीज को ट्रोल करते हैं, तो yes, these are people from completely fake accounts who are sending messages to people who are in the spotlight 24/7 and they are bound to have a slip up, they're bound to make mistakes. आप 5 मिनट तो स्पॉटलाइट में रह के देखो, रेड कार्पेट्स पे जाके देखो, तो आपको पता, आप खुद का प्रोफाइल पिक्चर खुद का नहीं रख पाते हो ट्विटर पे, आपका खुद का सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस टू दैट पॉइंट है कि मैं कुछ डाल रहा हूँ यूनिवर्स में, दुनिया में, तो मैं खुद के नाम पे नहीं डाल सकता।
इतना लो आपका राइट। कॉन्फिडेंस लेवल है और आप बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी और को, तो ऑफ हुँ, कोर्स इट कम्स फ्रॉम अ negative place and it is going to negatively impact people, but then people who are at the top are also well equipped enough to deal with it. हुँ, They know they are there for a reason. आज हुँ, 1000 लोगों में से एक ही क्यों दीपिका पादुकोण बनी है या एक ही क्यों सचिन तेंदुलकर बना है? Because they know how to handle criticism. They're big boys and हुँ, girls. Their sense of self-worth does not come from what a Twitter troll has to say about them. राइट। And बट success teaches that to you. या In a good way or another, success teaches that to you, and it takes its toll on a lot of people as well. A lot of people aren't able to handle that spotlight, हुँ, but हुँ, then that spotlight, sorry to say, is not for them. हुँ। About say youngsters and it happens everywhere in very subtle ways also या very obvious ways, दोनों तरह से Yeah, होता है। लेकिन yeah, खासकर जैसे स्पेशली यंगर जनरेशन में तो काफ़ी जैसे काफ़ी लोग अफेक्टेड होते हैं, दे गेट अफेक्टेड बिकॉज पीयर प्रेशर भी है, पीयर वैलिडेशन उन्हें चाहिए। तो yeah, इसमें जैसे इट इज़ वेरी इजी फॉर समवन टू से मैं तो मजाक कर रहा था, बट yeah, कैसे उनको समझ में आए कि जैसे व्हाट इज़ मजाक फॉर यू, वो yeah, दूसरे के लिए एक सेंस ऑफ लैक ऑफ सेल्फ वर्थ का भी इशू बन सकता है। तो yeah. ऐसे में मतलब सेंसिटिविटी कैसे क्रिएट करें? I've been through it. I've been through bullying when I was a child. And I was हम्म, bullied a हम्म, lot when I was a child, body shamed, and a lot of different things. And this was a major crisis for me growing up. I was a massive, massive nerd. Growing हम्म, up, I was not much to look at. Did not have a lot of self confidence. बहुत ही दुबला पतला था. I keep telling my friends that I was a nerd before it became even a little bit cool to be a nerd. हम्म, And I'm not someone who would have been able to have a conversation with anyone, let alone a girl. I was that. But then your values, your upbringing, your culture, it brings out that in you. It हम्म, shows how you take criticism. And you can't live in a society without criticism. आप जंगल में हम्म, रह के ऐसा बोलो कि कोई मेरा शिकार नहीं करेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है. And we live in राइट। modern day jungles. We हम्म, live in a society where it's a dog eat dog world, and it's the हम्म, truth. And not every person who's bullying you or criticizing you is a bad person either. You just see their pathology. Beyond a point, you see their ट्रू, pathology and feel sorry for them and their यस, lives. एग्जैक्टली। But that criticism, if you take it the right way, if you take it in a constructive way, ये वही हम्म, लोग हैं जो मूवी स्टार को क्रिटिसाइज करके 500 रुपए का पॉपकॉर्न खाते हैं. हम्म, ट्रू। उनका घर भी उन्हीं ट्विटर ट्रोल्स से ही चलता है. ओह, Their source of income is also the same set of people. It's this हम्म, same set of people who will bully you but will also pay money to come to your shows. हम्म, And hence it's a part of the process. Anyone who's a leader, Mukesh Ambani abhi aisa bole ki no, I don't give two flying F's about what people think about me. No, his job is to make sure that his shareholders are happy, and that's why he हम्म, gets to live in Antilla and travel in private chartered planes and have the kind of money that he does because he keeps everyone happy. राइट। यू आर That's the business अकाउंटेबल। he's in. Yeah, हम्म, he's accountable to them. That's the business he's in. So he हम्म, can't stand up one day and say that, I've had enough of this, I'm gone. Well, then you go, हम्म, all your perks go with you. हम्म, राइट। So success always comes at a price, and it only comes to people who are willing to pay that price. राइट, आपने एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट हाईलाइट किया, अबाउट डेवलपिंग रेजिलियंस। Yeah, नहीं तो यूजुअली यही देखने में आता है कि पीपल आर सिंपथाइजिंग कि जो भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है, फेसिंग एनी काइंड ऑफ मॉकरी एंड ऑल, तो उनसे सिंपथाइज किया जाता है और सामने वाले को विलन बनाया जाता है। बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट रियली हेल्पिंग दैट पर्सन बाय ओनली सिंपथाइजिंग। सिंपथाइजिंग इज़ गुड, लेकिन साथ में उनका रेजिलियंस डेवलप करना कि वो अपने आप को पहले तो एक्सेप्ट करें, रादर देन बाहर से एक्सेप्टेंस की एक्सपेक्टेशन रखें, और साथ में ही ऐसी चीज़ों को लेट गो भी कर सकें। आई थिंक ये स्पेशली यंगर जनरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर वो इस टाइप का रेजिलियंस डेवलप कर सके तो। yeah, yeah, सो यस, absolutely. यू And I यू think पुट karegi, फॉर द वेरी younger generation is. I've seen like the kids that I work with, the 22-year-old kids that I work with, they take criticism much more better and much more constructively than we did back in the time, 8-10 years back. And they are राइट, much more confident than what we were 8-10 years back.
दैट्स रियली The नाइस. amount of, yeah, the amount of confidence, the amount of resilience that they have, it does get a little cocky sometimes, but then they're 20-year-olds, they're allowed to या. be that. वो एज है कि वो हम्म. होगा थोड़ा, और वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे. Yeah, it happens and you see that happening, but then I think with every professional hazard, the tools to deal with them come with them, and people who will be at the top will have the tools to counter them. वो कहीं ना कहीं से सीख लेंगे, वो बुक्स पढ़ लेंगे, कंटेंट कंज्यूम कर लेंगे, वो यूट्यूब देख लेंगे, वो कहीं ना कहीं से सीख लेंगे, क्योंकि उनको करना है, वो कुछ भी कीमत पे करना है. सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिनको चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए. चाह तो तो नहीं अगर चाहिए मुझे, पहले. हाँ, चाहिए ही चाहिए कि at any cost, at the cost of anything, if I want something, then you just keep doing, keep working hard, keep your head down and keep working, and usually more often than not it comes around. या, यू कीप एट इट बेसिकली. Yeah, keep at it. Yeah. मुझे लगता है हंसना, मजाक करना एक बैक टू चाइल्डहुड और प्लेफुलनेस वाली फीलिंग देता है. हम अपनी लाइफ में ह्यूमर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं व्हेन दैट एज हैज़ पास्ड. लाइक वर्बल ह्यूमर तो है ही, उसके अलावा और कैसे इससे एंगेज कर सकते हैं. मेरे को इसीलिए कृष्ण भगवान सबसे रेलेवेंट भगवान लगते हैं अपनी माइथोलॉजी में, क्योंकि उनकी लाइफ में ह्यूमर है, उनकी लीला है, उनकी लाइफ में हमेशा वो, जितनी भी आप मूर्ति उनकी देखोगे तो उसमें वो हंसते होंगे, वो हंसते खेलते रहते हैं, वो बांसुरी बजाते रहते हैं, वो ही इज एंजॉयिंग लाइफ. देयर इज आर्ट इन हिम, देयर इज ह्यूमर इन हिम, देयर इज flexibility in him, there is lack of the conventional definitions of right and wrong in him. He does what he feels right. He's a god who promoted Arjun to not give up weapons and fight. True. Whereas a god who promotes violence, a god who promotes polygamy, a god who runs away from the battlefield, but he is the most worshipped god in the world. So humor will evolve as you grow. Humor will be different as you grow, and you got to ride with that. You have to, take it in your stride and say कि अच्छा मेरे को पहले ये चीजों में मजा आता था, अब ये चीजों में मजा आता है, but वो मजा करना है, वो you want to make the best of what life has to offer to you, because you only get one life. एक ही तो लाइफ मिलती है अपने को. वो भी उसमें मैं राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन में मैं जाने दूंगा लाइफ को, तो that's wrong. A very different aspect, every time I'm feeling कि आप वही क्वेश्चन में से एक अलग ही एस्पेक्ट बाहर लेकर आते हैं. ओके डॉक्टर मनन, थैंक यू सो मच. आपने हमसे हंसने और हंसाने के इतने सारे एस्पेक्ट्स पर बात की. मुझे याद है जब मेरा बेटा छोटा था तब उसे जोक बुक्स बहुत पसंद थी, और उसके पास आज भी हैं, और मैं उन्हें निकाल कर अपने डेस्क पर रख लूँगी, और साथ में अपने आप को थोड़ा कम सीरियसली लेने का ट्राई करूँगी. ऐसे ना 2 पोनी टेल्स बनाकर लॉलीपॉप खाते हुए घूमने जाऊंगी मैं. देखती हूँ कितना अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, और जब कोई हंसे तब क्या सोचती हूँ मैं अपने बारे में. अगर आप में से कोई भी डॉक्टर मनन से कनेक्ट होना चाहें तो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर फैब 5 क्वेश्चन राउंड. मनन, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका रिप्लाई आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में देना है. सो रेडी? Yeah. आपकी फेवरेट फनी मूवी कौन सी है? डिक्टेटर. नाइस. और हेरा फेरी. डिक्टेटर और हेरा फेरी. ओके. क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट ने अपना कोई फोबिया या प्रॉब्लम की बात की हो और आपको रियलाइज हुआ कि वो तो आप में भी है? हर बार. ओके. नाइस आंसर. एवरी फोबिया. आई नो, हमारे साथ होता है ना कि हम कुछ पढ़ रहे होते हैं एंड वी रियलाइज अच्छा ये सिम्टम ये सब है हम में. तो और हमको लगता है नर्स ने, यहाँ पे केयर होम्स बहुत ज्यादा है यूके में, बहुत ज्यादा केयर होम्स है, और काफी लोग वहाँ पे रहते हैं, और केयर होम्स का जो एग्जिट होता है वो लॉक्ड होता है ताकि काफी प्रोग्रेस डिमेंशिया वाले जो लोग हैं वो वरना बाहर चले जाएंगे, दे विल रिस्क देयर लाइफ. मेरी एक नर्स ने मेरे को एक बार बोला था कि जब भी मैं केयर होम में रिव्यू करने जाती हूँ और मैं केयर होम से बाहर निकलने की ट्राई करती हूँ, तो मेरे को वो नर्स को, वहाँ की नर्स को बोलना पड़ता है कि मुझे बाहर निकालो, क्योंकि उन्हीं के पास वो कोड होता है, और जब तक वो कोड खोल के मेरे को बाहर नहीं निकालती तब तक मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक 90-year-old गर्ल हूँ जिसको डिमेंशिया है, जो ऐसा सोचती है कि मैं नर्स हूँ.
सो तो तब नाइस. से जब भी मैं केयर होम में जाता हूँ रिव्यू करने के लिए, तब से जब तक मैं नहीं निकलता केयर होम से बाहर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक 90-year-old मैन हूँ जो केयर होम में ट्रैप्ड है, जिसको ऐसा लगता है कि वो साइकियाट्रिस्ट है और यहाँ पे रिव्यू करने आया है. इल्यूजन हो जाता है. हाँ, तो मतलब ये थैंकफुली आई गेट आउट ऑफ द केयर होम, बट वन डे आई माइट नॉट, आई माइट एक्चुअली बी द रेसिडेंट एट द केयर होम. So yeah, that is one of the phobias. See, as long as you're accepting of that also, even at that point, if some at any point of time ऐसा कभी आता भी है लाइफ में, I think the difference between something looking good or bad is only to your own self. Yeah. And that only comes कि आपको acceptable है कि नहीं वो चीज़. I think वही matter करता है the most. Yeah. Okay, question 3. अगर आपको पूरी लाइफ विदाउट शैम्पू या विदाउट टूथपेस्ट निकालनी हो तो आप क्या चूज करेंगे? Without shampoo. टूथपेस्ट shampoo तो जरूरी है. substitute हो जाएगा ना किसी और चीज से, सोप से या बना देंगे. टूथपेस्ट तो चाहिए. राइट. मुझे पता है कि आप ग्रेट साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के फैन हैं. अगर कैसे पता? अभी वो आप बस डिटेक्टिव मोनल. अगर अभी वो आपके सामने जिंदा होकर आ जाएं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अरे बिठाऊंगा, थोड़े क्वेश्चंस पूछने हैं मेरे बारे में, वो पूछूंगा. ओके. Yeah, I'll definitely, because the insight into the human brain that mind had, it was an extraordinary mind. और जो आप अगर उनकी बुक्स पढ़े तो बहुत कंट्रोवर्शियल है बुक्स उनकी, बट उन्होंने एक नया फ्रंटियर लाके खड़ा कर दिया ह्यूमन साइंसेस, साइकोलॉजी एंड साइकाइट्री को. So I'll just make him sit and ask him certain questions about my life and ask him to psychoanalyze me and help me out. ओके, नाइस. स्टेज पर परफॉर्म करते हुए अगर आपसे बड़ा goof up हो जाए तो काउच पर खुद को क्या एडवाइस देंगे? होता ही है, सबसे हुआ है. अगर आप परफॉर्म करते हुए goof up नहीं हुआ है तो आप पहले 5 शो में ही उतना बड़ा goof up आपका हो जाएगा कि द स्टेज टीचर्स यू. मैं हमेशा यही बोलता था और अभी भी मेरे को कोई आके पूछता है कि what 5 tips would you give to someone who's starting off in the stage, and I'm like, I'm no one, the stage will teach you. आपको स्टेज सिखा देगा. अगर आप बस स्टेज पे जाते रहोगे ना तो सब भी चीजें स्टेज आपको सिखा देगा. स्टेज पे जाना इज लाइक स्विमिंग, इट्स लाइक राइडिंग अ बाइसिकल. कि आप 100 बुक्स पढ़ सकते हो स्विमिंग के बारे में और आप 100 बुक्स पढ़ सकते हो साइकिल चलाने के बारे में, पर पहली बार चलाओगे तो डूबोगे, पहली बार चलाओगे तो गिरोगे, और वो गिर के ही सीख सकते हो. Beautiful. Thank you, Dr. Manan. It was so nice of you to help us tickle our funny bones and for taking my bad humor with a pinch of salt. Thank you so much for having me. Thank you so much for being here. Thank you. इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ. अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर. मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं. इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं. आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा. और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए. विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है. लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है. और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी. इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए. अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें.